आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ के बारे में। जैसे ही ग्राफ कहेंगे तो दो क्वांटिटी कम से कम दिमाग में आएगा, एक्स वाई। और यदि मैं आपको पॉइंट ढूंढने को कहूँ एक्स इक्वल्स टू 1, तो याद आएगा कि अच्छा ये जो लाइनिंग है उसमें से चुनना है। चलिए अब सोचिए कि यदि मुझे पॉइंट मार्क करना है 2 3, ये एक पॉइंट मार्क पॉइंट 2 3, दूसरा पॉइंट बी मार्क करना है -2 -4, तीसरा पॉइंट सी मार्क करना है +3 -3। अब ये पॉइंट्स कैसे मार्क किया जाएगा इस पे विचार करते हैं। -3 +2, सोचिए जब हम ए पॉइंट ढूंढेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो पहला जो होता है ये परंपरा है एक्स, और दूसरा जो होता है वो वाई। ये ट्रेडिशन है कि पहले एक्स लिखते हैं और बाद वाला पॉइंट वाई। तो गौर करिए, यदि 1 2 3 4 5 6 एक्स पे लिखा देख रहा हूं मैं, एक्स इक्वल्स टू कौन सा लेना हुआ है मुझे 2, तो मैंने उसको डार्क कर दिया। और y कौन सा लेना है हमें 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। x है 2 और y है 3। देखिए ऐसे बढ़ते हैं और ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा ना, जिस पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे, पहले क्या किया, पहले x के अलोंग चला 2 कदम, और फिर y के पैरेलल गया मैंने चलते हुए 3 कदम पे। तो यहाँ मुझे पॉइंट ये मिल गया, ये मिल गया। इसे कहते हैं 2 3 वाला पॉइंट। सोचो किसी फील्ड में कहीं खजाना गड़ा हो, वैल्यूएबल कुछ मटेरियल कहीं जमीन के नीचे रखा गया हो, तो लोकेशन तो बताया जाएगा ना कि आप एक बरगद का पेड़ होगा यदि, तो उससे 10 कदम चलो ईस्ट की तरफ, फिर 20 कदम चलो नॉर्थ की तरफ, तो वहां पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही एक्स वाई को हम यूज करते हैं। फिक्स्ड एक्सिस कोई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन मुझे बताना है किसी पॉइंट का इस प्लेन में, तो एक्स में कितना दूर चलना पड़ेगा और वाई के पैरेलल कितना दूर चलना पड़ेगा, ये बता देते हैं और हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, बी को कैसे चुनेंगे? तो पहले जो है वो एक्स पे ढूंढो और बाद वाला वाई पे ढूंढो। एक्स पे एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है। क्या करेंगे, पहले एक्स पे -2 तक आए, फिर वाई वाला देखो -4 पे। तो एक काम करो, अब y के पैरेलल -4 तक आओ। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा ना, दैट इज बी, कोऑर्डिनेट -2 -4। या यूं कह लो कि y पे मैंने पहले -4 चल गए और फिर x पे चलेगा -2 पैरेलल। अच्छा सोचिए, यदि मैं c ढूंढना चाहता हूं तो c कहां पर होगा? पहले x पे चलते हैं 3, x पे चलते हैं 3, और फिर y निगेटिव में आ रहा है -3। -3 वाला लाइन देखते हैं जहां कट कर जा रहा है, इधर +3 इधर -3, जहां कट कर रहा है वहां c, +3 -3। बताइए
ये डी वाला पॉइंट कहाँ ढूंढेंगे? तो एक्स पे आना है अपने को -3 और y के पैरेलल जाना है +2। तो यहाँ ऐसे आ जाओ, ये हो गया डी, -3 +2। बताएं, क्या ये पॉइंट ढूंढना सबको आ गया? यस सर। अब अगला स्टेप, अब यहां मुझे बताइए ये एक रेड वाला लाइन और ये ब्लू वाला लाइन, आप इसको किसी पार्क में स्लाइडर, वर्टिकल प्लेन में स्लाइडर ब्लू और रेड वाला है, इमेजिन करिए, और इस पे बैठ के स्लाइड करिए। ये वाई, इसको वर्टिकल लाइन समझिए और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन समझिए मन ही मन। और यहाँ देखिए, ये एक बालक इस पे स्लाइड करने की सोच रहा है और एक बालक इस पे स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने में ज्यादा मजा किसको आएगा, या कौन ज्यादा स्लोप पे स्लाइड कर रहा है, ए या बी? बी। ध्यान से देखना, पार्क में गए और पार्क में ये स्लाइडर बना हुआ है ब्लू और रेड वाला, किस पे ज्यादा मजा आएगा स्लाइड करने में? भूल जाओ स्लोप ज्यादा का, जिस पे ज्यादा मजा आएगा, जिस स्लाइडर पे ज्यादा मजा आएगा, इसका मतलब उसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है, इसीलिए तो मजा और थ्रिल दोनों आ रहा है और डर भी थोड़ा लगेगा। तो आप यहाँ स्लोप को फील करो। स्लोप जो देख रहे हैं ए का, स्ट्रेट लाइन 1 का, और स्लोप जो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन 2 का, वो जो स्लाइडर है जो 1 वाला रेड का और ब्लू का, उसमें आप देखिएगा ए का 1 वाले का स्लोप क्या है, ज्यादा। यहाँ स्लोप एक बार ये सोच करके बताइए तो कि ए जो शुरू का पोजीशन है, उस पोजीशन को हम कह दे रहे हैं एम, यहां पर कहते हैं एन। अच्छा बताओ, एम से शुरू करेगा वहां जो थ्रिल है, या एन से शुरू करेगा वहां जो थ्रिल है, दोनों में अंतर होगा या दोनों एक जैसा होगा? अलग होगा। क्यों? अच्छा चल, वहां से नहीं तो यहाँ से शुरू कर, एक बार यहाँ से स्लोप इस पे स्लाइड करने के लिए यहीं से ट्राई करके देख। स्लाइड करने के स्टार्टिंग मोमेंट पर जो फील आएगा एम, एन और पी में, क्या तीनों जगह एक ही जैसा स्टार्टिंग में फील आएगा या नहीं? हाइट को भूल जाओ, तो स्लाइड करते वक्त जो एक नीचे फिसल के आने की टेंडेंसी होगी, चाहे एम से शुरू करे चाहे एन से या पी से, क्या एक ही जैसा फील आ सकता है? कहीं भी देखेंगे तो एक ही जैसा फील आएगा स्ट्रेट लाइन में, चाहे एम पॉइंट पे हो, चाहे एन पॉइंट पे हो, चाहे पी पॉइंट पे हो। हम क्या कहेंगे, यार देखो ये जो 1 नंबर वाला स्लाइडर है वो ज्यादा इंक्लाइंड है, इस पे कहीं से भी आप स्लाइड करो, इस पे स्लाइड करने का मजा तो ज्यादा आने वाला है। और ये जो 2 नंबर वाला इंक्लाइंड ब्लू वाला दिख रहा है,
उसका इंक्लाइनेशन कम है, चाहे बीच में कहीं भी बैठ के शुरू करोगे तो रेड वाले पे बैठ के कहीं से भी शुरू करो और ब्लू वाले पे बैठ के कहीं से शुरू करो, दोनों में क्या अंतर आने वाला है? तो ब्लू वाले पे कहीं से भी शुरू करो आप, वो रेड वाले पे जो कहीं से आप शुरू कर रहे हो उससे कम आपको स्लाइड में थ्रिल का फील आने वाला है। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखते हैं। पहला तो एक चित्र से हमने ये सोचा, स्लोप वर्ड थोड़ा सा देखना शुरू करें, और दूसरा पॉइंट एक ध्यान रखते हैं, स्लोप ऑफ a straight line is constant। स्ट्रेट लाइन से जान पहचान है ना, ब्लू वाले लाइन को स्ट्रेट लाइन कर्व कहेंगे। देखिए एक और आइडिया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ही सोचिएगा, और एक नया लाइन मैंने बनाए, ये 3 नंबर का। इस 3 नंबर वाले में मैंने आपसे कहा एक बंदा यहां स्लाइड करने की सोच रहा है, एक बंदा यहां से स्लाइड करने की सोच रहा है, और एक बंदा यहां से स्लाइड करने की सोच रहा है। क्या ये एम, एन और पी पर एक जैसा स्लाइडिंग इफेक्ट आएगा? नो सर। नो सर। तो आप ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप on slope of different point on curve, different point on a curve may be different। जैसे स्ट्रेट लाइन का हमने क्या कहा, कांस्टेंट, लेकिन कर्व के बारे में हम कह रहे हैं जो ब्लू वाला कर्व है इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है। जैसे पहले वाले ये 1 वाले डायग्राम में मुझे कोई कहे तो स्लोप P पे, स्लोप N पे और स्लोप M पे एक जैसा होगा। ब्लू वाले कर्व के लिए देखो, स्लोप P डैश, स्लोप N डैश, स्लोप M डैश एक जैसा होगा। यहां देखिएगा स्लोप P डबल डैश। अच्छा सोचना यहाँ तीसरे नंबर वाले चित्र पे किसको थ्रिल ज्यादा मिलेगा, M डबल डैश वाले को या N डबल डैश वाले को या P डबल डैश वाले को? और एम डबल डैश। तो आप स्लाइडर ऐसा बना देखेंगे पार्क में तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ओहो M डैश वाले पॉइंट पे वहां पर स्लोप ज्यादा दिख रहा है। तो स्लोप, अब यहाँ तीसरे वाले पर लिख रहे हैं स्लोप P डबल डैश पे सबसे कम, स्लोप N डबल डैश पे उससे ज्यादा, और स्लोप M डबल डैश पे सबसे ज्यादा। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसका फायदा आपको मिलेगा ग्राफ के क्वेश्चन को बनाते वक्त, और ये रियल लाइफ से इसे रिलेट करिए। रियल लाइफ में जो स्लोप का मीनिंग बताया गया, बचपन में कई बार ये सुना है आपने, अरे ये
जो दिख रहा है स्लाइड, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, इस पे मत जाओ, गिर सकते हैं। तो वो जो स्लोप बताया गया उस समय कोई मैथमेटिक्स नहीं था, वो आप देख कर फील करते हो। अच्छा ये देखना आप सब और मुझे बताना, एक ऐसे लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ये भी कर्व हुआ, इसमें .1, .2 और .3, ये 3 पॉइंट को देखो और तीनों पे आप स्लाइड करने वाला फील लाओ और बताओ तो किस पॉइंट का स्लोप ज्यादा होगा कहलाएगा और किसका कम। कहाँ पर थ्री? ज्यादा होगा। फर्स्ट पे, बहुत अच्छा सोचा आपने। स्लोप 1 पे ज्यादा है 2 से, और 2 से भी कम है 3 से, और 3 पे तो मुझे लगता है कि यदि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो वो तो स्लाइड करेगा ही नहीं। सोचो यदि मैं यहाँ ऐसे इसे देख लूं, यदि मैं इस थर्ड नंबर वाले को यहाँ देख रहा हूं, तो क्या लगता है या थर्ड वाला स्लाइड भी करेगा या वहीं रह जाएगा? क्या लग रहा है आपको कि थर्ड वाले पे वहीं स्लाइड की कोई रहेगा। टेंडेंसी है? तो उसके पास स्लाइड करने की यदि कोई टेंडेंसी नहीं है तो स्लोप 3 क्या हो जाएगा? 0। मतलब वहां स्लोप है ही नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बैठा है। मैं जमीन पे बैठ जाऊं फर्श पे और कहूं कि वाह मैं तो स्लाइड कर लूंगा, अरे काहे का स्लाइड, तो वैसे ही आप इंक्लाइन प्लेन पे हो ही नहीं, जो स्लाइडर वो है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो वहां स्लोप हो गया 0। आपको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताता हूं। उसमें यदि कहीं पर एंगल थीटा होता है तो आप सामने वाले साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये थीटा जिसके साथ जुड़ा है छोटा साइड वो बेस, और जो बड़ा साइड होता है उसे हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर का लेंथ यदि p कह दूं, बेस का लेंथ यदि b कह दूं और हाइपोटेनस को h कह दूं, तो हम लोग एक रेशियोज टर्म यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आप पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल आगे, अभी केवल इंफॉर्मेशन है। हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा ना, परपेंडिकुलर और बेस का, इसके लिए टर्म यूज करते हैं टेन थीटा। उसका नाम रख दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। टेन थीटा कौन सा रेशियो है? परपेंडिकुलर और बेस का। यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है तो उसको साइन थीटा पढ़ते हैं, और यदि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है तो उसे कॉस थीटा पढ़ते हैं। ये इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, और इसका जो इनवर्स होता है, जस्ट अपोजिट, उनके लिए भी नाम दिया गया है। बेस बाय परपेंडिकुलर को कहते हैं कॉट थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर को कहते हैं कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस को कहते हैं सेक थीटा। तो आज इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसमें से केवल एक से थोड़ा सा जान पहचान कर लेते हैं
ये जो P बाई एच होता है ना, इसे हम कह देते हैं टेन थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस को कह देते हैं टेन थीटा। तो सर बाकी को क्यों छोड़ रहे हो आप? अरे सारा डिटेल आप पढ़ेंगे, जल्दबाजी तो मुझे है नहीं कि मैथ्स में पढ़ाऊं। तो आपने क्या करना है कि एक नजर देखो कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने वाला है और बेस, उनका रेशियो होता है। अच्छा ये बताओ, थीटा कभी पहले तो नहीं देखे होगे आप? सर। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस एंगल का कोई नाम आप बोल सकते हो क्या? इसे क्या कहते होगे आप? इसे कहते होगे एंगल सी, नहीं? यस सर। इसे आप कहते होगे एंगल सी। तो इसे आप यदि एंगल सी कहते होगे तो आपके दिमाग में होगा, याद करो ना, एंगल ए सी बी। ये लिखना तो जरूर आपने एट्थ में सीख लिया होगा। यस सर। लेकिन इतना लिखने में आलस आएगा ना। तो जैसे ए बी सी डी रोमन लेटर्स हैं, ओ आ ई ई को देवनागरी कहते हैं, और ऐसे ही पिरामिड्स ग्रीक जहां है, ग्रीक ग्रीक के जो अल्फाबेट्स हैं, ग्रीक सिंबल, ग्रीक के अल्फाबेट एबीसीडी के बदले है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई, ईटा, काई, म्यू। तो आप इन अक्षरों को, अब ग्रीक लेटर का कोई ज्यादा यूज तो हमें करना नहीं था, तो मैथ्स में इनको एंगल को रिप्रेजेंट करने में कई बार हम यूज होता देखेंगे। इस एंगल के लिए एक टर्म मान लो मैंने थीटा लिख दिया, अब एंगल ए सी भी मुझे नहीं लिखना होगा, यहाँ वाला एंगल पे थीटा लिख दिया तो अब उसको मैं थीटा कॉल कर लूंगा। तो ये ग्रीक सिंबल्स हैं, घबराना नहीं। ये ग्रीक सिंबल एक हमें देखने का मौका मिल गया। ऐसे बहुत से सिंबल हैं, जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट है 26, तो ग्रीक के भी बहुत से। धीरे धीरे हम उनसे अपनी जान पहचान बनाए। इसे क्या पढ़ते हैं? ये सर्किल दे के बीच में कट कर देते हैं, इसे पढ़ते हैं थीटा। थीटा, इसे पढ़ते हैं थीटा। और टी ए एन, टेन जो है एक खास रेशियो के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं, और टेन थीटा जहां भी होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको इसके लिए अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट एक जान पहचान हम करवाने की सोच रहे हैं। इसका डिटेल अभी ही आज ही हम सब सीख लें ऐसा कोई नहीं। मैंने जीवन में कभी तो पहली बार देखेंगे, ज्यादातर बच्चे इसे टेंथ में देखते हैं, थीटा को आपने नाइन्थ में देख लिया, कोई इसमें गुनाह तो नहीं है, हमने थोड़ा पहले देख लिया। और टेन थीटा का मीनिंग हमने देखा, जो परपेंडिकुलर बाय बेस कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जहां आप एंगल थीटा लोगे उसके सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर और बगल वाला छोटा साइड होगा बेस। उनके लेंथ का जो रेशियो होगा वो टेन थीटा का वैल्यू कहलाएगा। और इस चैप्टर को क्लास 11th में डिटेल में पढ़ते हैं, क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और हायर लेवल्स में और डिटेल पढ़ते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस।
ये देखिए, ये जब आप कहते हैं रेड लाइन और ये ड्रॉ कर रहे थे ब्लू लाइन, मान लो एक मैंने ऐसे लाइन खींच दिया वर्टिकल, ए बी सी, और ये ए डैश बी सी। क्या दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. एक के लिए एंगल को मैं कहता हूं थीटा और दूसरे के लिए एंगल को मैं कहता हूं थीटा डैश। तो बताइए, जब हम लिखेंगे टेन थीटा तो बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसमें ए बी बाई बी सी आएगा, और जब मैं लिखूंगा टेन थीटा डैश उसमें कौन आएगा? ए डैश बी बाई बी सी। अब इन दोनों रेशियो में कौन सा रेशियो बड़ा दिख रहा है? ए बी बाई बी सी बड़ा दिख रहा है या ए डैश बी बाई बी सी बड़ा दिख रहा है? AB by BC. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो ही डिसाइड करता है स्लोप को। ये स्लोप ऑफ ए सी कहलाएगा और ये स्लोप ऑफ ए डैश सी कहलाएगा। वो जो ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन है ए डैश सी, उसका स्लोप हो गया ए डैश बी बाई बी सी। अब आपको ये एंगल से भी फील आ जाएगा स्लोप का। जिसका एंगल यहाँ ज्यादा दिख रहा है उसका स्लोप ज्यादा है। जैसे सोचो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ये 30 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, डिग्री जानते हो? ये डिग्री लिखना सीखा है कभी? 30 डिग्री और 60 डिग्री दो लाइन देखो जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? किसका एंगल ज्यादा दिख रहा है? एक्स से बनने वाला। तो दो वाले का, तो जिसका एंगल ज्यादा दिख रहा है उसका टेन थीटा बड़ा होगा, उसका स्लोप बड़ा होगा। जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप बड़ा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्लोप टू, वैसे ही स्लाइड करने वाला आइडिया अप्लाई कर दो, नहीं तो एंगल में नहीं जाना चाहो तो। ये है राम और ये है श्याम। तो राम को ज्यादा मजा आएगा स्लाइड करने में, स्लाइडर पे। वर्टिकल प्लेन में इमेजिन किया करो मंजिल में। स्लोप टू ग्रेटर देन स्लोप वन, यहाँ पर स्थित रहो। 60 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री, tan 60 डिग्री ग्रेटर देन tan 30 डिग्री होता है। लेकिन ये बातें आप आगे सीखोगे क्लास 10th में। तो हमें अभी उस डिटेल की बहुत नीड नहीं है, लेकिन स्लोप को बोलने का, देखने का कई नजरिया है, तो उस हिसाब से देखते हैं। यदि एक एक कार है या एक पार्टिकल है जो जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये तो उसका वेलोसिटी हो गया। टाइम 0 पे देखो, टाइम 1 पे देखो, वही है वेलोसिटी। मतलब स्पीड बढ़ा ही नहीं रही है कार। टाइम 2 पे देखो, वही है स्पीड। टाइम 3 पे देखो, वही है स्पीड। और आपसे कहा गया ड्रॉ VT ग्राफ
फॉर एबव मोशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि आप सॉल्व करते वक्त एक टेबल बनाते हो, जैसे सोचते थे ना एक्स और वाई, वैसे ही यहाँ एक्स के बदले मान लो टाइम रखना चाहता हूं मैं और वाई के बदले भी रखना चाहता हूं मैं, और एक्स एक्सिस पे t। तो मैं चित्र देखूं, मोशन देखूं, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितना 2, टाइम 1 पे वेलोसिटी कितना 2, टाइम 3 पे वेलोसिटी कितना 2, 4 पे वेलोसिटी। तो ऐसे जब ये कुछ पॉइंट हमें मिल गए, कम से कम 2 चाहिए, तो हम ऐसे देखें ग्राफ कैसे बनेगा। पहले ये पेयर ढूंढते हैं, 0 2, फिर ये पेयर ढूंढेंगे 1 2, फिर ये पेयर ढूंढेंगे 3 2। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 2 ऐसे है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ 0 0, वेलोसिटी भी 0 और टाइम भी 0, ऑरिजिन। अब गौर करिए, पहला पॉइंट मैं कैसे ढूंढूंगा, जब टाइम क्या हो 0 और वेलोसिटी क्या हो 2। टाइम 0 मतलब यहाँ आ गए, ये वाला लाइन देखा, और वेलोसिटी 2 ये वाला, एक्स वाला। तो यहाँ से ऐसे चल के चले जाएंगे, ये पॉइंट हो गया अपना जिसमें एक्स कुछ है ही नहीं, टी वाला तो 0 है और वेलोसिटी वाला 2 है। चलिए दूसरा देखते हैं, 1 2, 1 पे गए पहले और फिर y के पैरेलल गए 2, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ गया 1 2। तीसरा देखिए 3 2, 2 पे गए, छूट रहा है एक, 2 2 2 2। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 2 पे गए, x के लॉन्ग, और फिर y के पैरेलल गए, यहाँ आए 3 2। उससे अगला देखते हैं, 2 2 हो गया, ये 2 2 था, अगला 3 तक आए और फिर 2 तक ऊपर गए, यहाँ आ गया। तो यदि मैंने ये सारे पॉइंट ढूंढ लिए, उनको फ्री हैंड मैं ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन देखो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उसका y एक्सिस का वैल्यू 2 है और x वाला वैल्यू बदल रहा है 1 2 3 4 5। आप ज्यादा इसके लिए यदि टेंशन ना लेना चाहें, तो अब इस, मान लो मेरे सामने ये लाइन ऐसे ग्राफ होते, ये जो चित्र बना हुआ मुझे दिख जाता, अब इस तरह यदि एक लाइन खींचा हुआ है तो उसका क्या मैं मीनिंग लिखूंगा, तो ध्यान से देखना, 1 सेकेंड पे वैल्यू वेलोसिटी का कितना है 2, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 2, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है 2, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है 2। ये ऐसे इसे इंटरप्रेट करते। तो जब हम कभी इस तरह ग्राफ
ऐसे खींच दिया ग्राफ, यदि ये मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ये ग्राफ था, जैसे यदि 1 2 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या है कांस्टेंट। लेकिन यदि ऐसा होता ग्राफ, आपके कुछ पॉइंट मान लो मार्क किए होते 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, तो आप इसको कैसे पढ़ते ग्राफ को? इस ग्राफ को पढ़ते कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या दिख रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। मतलब कोई पार्टिकल चल रहा होगा, जैसे फिर से एक बार देखें, कि एक ग्राफ है आपके सामने वीटी, और ग्राफ ऐसे है 10 मीटर पर सेकेंड है जब टाइम 0 था, और ये 5 सेकेंड है तब वेलोसिटी 0 है। यहाँ आपसे कोई ये कहे इस ग्राफ के बारे में बताओ, इस ग्राफ में हम क्या कहेंगे कि ये कोई गाड़ी चल रही होगी ना, शुरू में उसकी स्पीड रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड टाइम 0 पे, और ब्रेक लिया होगा और गाड़ी धीरे धीरे रेस्ट पे आ गई होगी 5 सेकेंड होते होते। इसलिए हम यहाँ टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी का वैल्यू कम होते देख रहे हैं। टी डबल डैश, देखिए वेलोसिटी क्या हो गया, वी डबल डैश। टी ट्रिपल डैश, देखिए ऊपर आए, ये पॉइंट चुना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वाला यहाँ देखेंगे वी ट्रिपल डैश। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, स्पीड टाइम बढ़ने के साथ कम होता जा रहा है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेड मोशन, हेंस रिटार्डेड मोशन है। ये किसका ग्राफ है, ये जो फिगर दिख रहा है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या शॉर्ट में लिखते हैं वीटी ग्राफ। फिजिक्स में जनरली जब हम ग्राफ के चित्र में तो पहले वाई एक्सिस की चर्चा कर देते हैं और बाद में एक्स एक्सिस की। फिजिक्स के क्वेश्चन में जनरली ऐसे कई बार लिखा मिलता है, पहले वाई वाला और फिर एक्स वाला, चर्चा में ग्राफ के नाम में लिखा देखेंगे। अब अच्छा सोचो, यदि मैं आपके सामने ये एक ग्राफ बना रहा हूं, एक्स टी ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे बनाया गया, 1 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन हम देख रहे थे 2 मीटर पे था, 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन देख रहे हैं 4 मीटर पे, 3 सेकेंड पे
पार्टिकल का पोजीशन देख रहे हैं 6 मीटर पे। अच्छा बताओ, पार्टिकल चल रही होगी या रुकी हुई होगी? किसका ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन x टाइम t ग्राफ। मोशन सर। तो इस जगह हम क्या देख रहे हैं कि पोजीशन तो बदल रही है, और पोजीशन बदलना मतलब वेलोसिटी तो होगा। ये जो डॉटेड लाइन है उससे हमें हेल्प मिलता है जज करने में, वैल्यू को रिलेट करने में। और ये जो डार्क बीच वाला लाइन है दैट इज ग्राफ। ये जो कर्व है ना, ये कर्व है ग्राफ, तो जो स्ट्रेट लाइन गया। और एक्स को यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, इसको पोजीशन समझिए, जैसे एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल रही होती है। इनके टाइम के साथ पोजीशन बदलता हम देख रहे थे। टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0 था, यहीं से शुरू होता दिखता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। ये मैंने पहले बताया आपको। सर आप स्लोप की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अच्छा ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ में यदि मैं यहाँ थीटा लिख दूं तो टेन थीटा, जिसे कि हमने नाम दिया था स्लोप। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, यहाँ और यहाँ। ये बड़ा वाला वैल्यू है 6 मीटर और ये है 3 सेकेंड। 6 मीटर बाई 3 सेकेंड, ये कितना आ गया? 2 मीटर बाई सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे अच्छा, 1 मिनट और सोचो, यदि मैं ये लिखूं टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल से लेके, तो बताओ तो ये ब्लू वाले में ये हाइट कितना है? 4। हाँ, तब भी स्लोप लिख के देखता हूँ। टेन थीटा तो इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं, 4 मीटर बाय 2 सेकेंड, तब भी कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक काम करते हैं, ये ग्रीन वाले से देखते हैं, ये छोटा वाला, ये कितना है? 2 मीटर 1 सेकेंड। स्लोप टेन थीटा 2 मीटर बाय 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये मीटर पर सेकेंड यूनिट किसका है? वेलोसिटी। गौर करो, यदि पार्टिकल चल रहा हो 2 मीटर पर सेकेंड से, टाइम 0 पे मान लो वो x 0 पे है, 1 सेकेंड के बाद कितना आगे चला आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितना आगे चला आएगा? हे राम, अरे 5 मीटर पर सर सेकेंड से, 3। 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 2 मीटर आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है 1 सेकेंड पे, एक सेकेंड और बीतने पे वो कितना आगे चला गया? 2 मीटर और चला गया, तो ये x का वैल्यू हो गया 4। 1 सेकेंड और बीतने पे वो कितना चला गया होगा? 2 मीटर और आगे चला गया होगा, तो x का वैल्यू हो गया 6। तो देखो ना, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से जो पार्टिकल चल रहा होता है उसी का ये रिलेशन है, उसी का ये ग्राफ है। तो अभी अभी हमें पता चला है, अभी अभी पता चला है, वो कंसेप्ट क्या पता चला है? स्लोप ऑफ एक्स-t ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये कंसेप्ट पता चला है कि एक्स-t ग्राफ में जो स्लोप फील आएगा वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। सर ये चाइनीज भाषा में आप क्या सिखाना चाह रहे हो?
अच्छा मुझे ये बताना, यहाँ एक रेड वाला ग्राफ भी है, ये है ये है ए कार के चलने का ग्राफ और ये है बी कार के चलने का ग्राफ। रेड वाला ग्राफ है बी कार के चलने का। अच्छा बताओ तो ए कार ज्यादा तेजी से चल रहा है या बी वाली कार ज्यादा तेजी से चल रहा है? किसका स्लोप ज्यादा है, ए वाले का या बी वाले का? बी। तो बी वाले का स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब है बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। और गौर करो, ये देखो एक ही सेकंड में पहुंच गया है कहाँ, 6 मीटर पे, और दूसरे वाले को कितना टाइम मिला है, 3 सेकंड, तब जाके वो पहुंचा है 6 मीटर पे। तो या तो मैथमेटिकली समझो कि ए वाला का स्पीड कम है, या फिर डायरेक्ट आंखों से देख के बता दो कि बी वाले का स्लोप ज्यादा है और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी बी का ज्यादा होगा। या तो न्यूमेरिकली देखो, बी जो है 6 मीटर चला गया है 1 सेकंड में, और ए जो है 3 सेकंड बीतने पे 6 मीटर गया ओरिजिन से। इस आइडिया को यदि आप समझ रहे हो ऐसा, तो कंसेप्ट क्या बताया आपको, ध्यान देना। कंसेप्ट बताया है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। कॉपी पे ये नोट कर लो, एक्स टी ग्राफ gives velocity। अब इस आइडिया पे काम करते हैं, और आप यहां देखिए एक्स टी ग्राफ, और आपको बताना है कि 3 ऑब्जेक्टों के लिए ये ग्राफ है, कार ए, कार बी, कार सी। किसका स्लोप ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ग्राफ देख के कार बताना। ए। कार ए। परफेक्ट। स्लोप ए ग्रेटर देन स्लोप बी ग्रेटर देन स्लोप सी। फिर लिखिएगा स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। क्या ये चित्र देख के बताना आसान है या मुश्किल? इजी। एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं डालता हूं, सिंस slope of a straight line is a constant value। Slope of a straight line is a constant value। अच्छा ये आइडिया जो है, तो इस आइडिया से आप क्या रिलेट कर लेंगे? वी ए क्या होगा, कांस्टेंट, सिंस वी ए इज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और यदि वी ए कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, हेंस एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी 0। अच्छा बताओ तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्यों 0 हो गया? अच्छा कार ए का वेलोसिटी बदलेगा, कार ए का क्या, वो जो स्ट्रेट लाइन है एक्स टी ग्राफ, क्या उसका स्लोप बदला है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो नहीं बदलता, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब पार्टिकल चलती है एक्स एक्सिस पे, तब उसका एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन देख के हम क्या कहेंगे, कार ए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, स्ट्रेट लाइन देख के कार बी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ए भी 0 होगा, एक्सेलरेशन बी भी 0 होगा, एक्सेलरेशन सी भी 0 होगा। ये बात समझने में हेल्प करेगा यदि अगला डायग्राम थोड़ा सा देख लें। मैं पिछला पेज पे वापस, मुझे ये बताइए, यहां भी तो एक एक्सटी ग्राफ है। इस ग्राफ के मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं आपको। यहाँ है 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 3। बताइए तो स्लोप कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है? 3 पर स्लोप 1 is less than slope 2 is less than लोग 3। slope 3। ये एक ही कार है, कार ए, लेकिन इसके जो वेलोसिटी होगा अलग अलग पॉइंट पे। v1 उससे ज्यादा वेलोसिटी 2 वाले पॉइंट पे होगा और उससे ज्यादा वेलोसिटी 3 वाले पॉइंट पे होगा। ये टाइम t1 पे, यहाँ कहीं टाइम t2 रहा होगा और यहाँ कहीं टाइम t3 रहा होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये xt ग्राफ is not an straight line, hence its slope which gives is not a constant value। यहाँ क्या दिख रहा है, since slope equals to v is increasing, hence motion of car A is accelerated motion। इस ग्राफ में कार ए जो है इसका मोशन क्या कहलाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों? Non-uniform. क्योंकि स्लोप अलग अलग है, 1 2 3, और यदि स्लोप अलग अलग है तो इसका मतलब वेलोसिटी अलग अलग है, और स्लोप बढ़ती गई टाइम के साथ तो वेलोसिटी बढ़ती गई, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। क्या ये इंटरप्रेट करना समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सर आप अजीब अजीब बातें बता रहे हो आज, घबराओ मत, धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगा। अच्छा चलो एक्सेलरेशन छोड़ो, पहले वेलोसिटी तक कंफर्टेबल हो गए? Yes, sir. Yes. एक्सेलरेशन बाद की बात है, सोचेंगे एक बार फिर। अभी इसी पे रखते हैं। इसको नोट करना है तो ये वाला पार्ट नोट कर लो, और एक्सेलरेशन चाहो तो अभी छोड़ दो नीचे वाला पार्ट। अभी केवल वेलोसिटी देखना सीख जाओ, ऊपर वाले कंसेप्ट को सेट कर लो, ये नीचे वाले कंसेप्ट छोड़ दो। ऊपर वाला वहां तक जो ग्रीन से ऊपर जो है वो नोट कर लो। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। और चित्र देख के 3 कार का ग्राफ है, आपको बताना था कि किसका वेलोसिटी ज्यादा, ये तो कम से कम बता दें। स्लोप कहते ही आएगा दिमाग में, एक्स जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो इन सेकेंड है। तो जब आप रेशियो लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा, और मीटर पर सेकेंड का यूनिट देख के याद आ जाएगा कि ये तो वेलोसिटी होता है, तो आपको याद आ जाएगा कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड याद आ जाएगा वेलोसिटी यूनिट से, और नहीं तो पहले याद ही कर लें कि स्लोप जो होता है एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी देता है। ग्रीन लाइन से ऊपर सारा नोट कर लिया?
Yes, sir. यहाँ इस डायग्राम में देखिए, एक्स टी ग्राफ, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना दिख रहा है आपको? स्लोप है भी या नहीं? No, sir. स्लोप 0। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता था? गिव्स Velocity. वेलोसिटी। इस ग्राफ को देख के क्या कहेंगे? वेलोसिटी 0। आपको कैसे पता चला सर? अच्छा, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो तो। मान लो ये एक कोऑर्डिनेट है 5 मीटर, तो टाइम 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ दिख रहा है? 5 मीटर पे। टाइम 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ दिख रहा है? 5 मीटर पे। टाइम 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ दिख रहा है? 5 मीटर पे। तो क्या बदल रहा है पोजीशन? जब पोजीशन बदल ही नहीं रहा मतलब वेलोसिटी नहीं है। 5 पे बैठा हुआ है पार्टिकल, 5 से ऊपर जाए 6, 7, 8, या x बराबर 3, 2, 4, 3 पे आए, 2 पे आए, या कहीं पे जाए, ये तो 5 पे पकड़ के बैठा है 5 को। तो आप वैसे भी देख लो। दूसरा रास्ता सोचने का क्या हो सकता है यहाँ? सेंस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स do not vary with time, hence particle is at rest। दूसरा रास्ता सोचने का ये हो सकता है, ये चाहे तो नोट कर ले आप ग्राफ देख के। चित्र में आपसे मान लो पूछ दिया फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, तो सॉल्व करते वक्त आप क्या शुरू करेंगे उतना? सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपने स्लोप सोचा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। तो पोजीशन क्यों कैसे याद आया आपको? क्योंकि एक्स है मीटर में, टाइम है सेकंड में, इनका जो रेशियो होगा मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ देखा हमने, एक्स देखा बदल ही नहीं रहा। जब पोजीशन बदल ही नहीं रहा तो वेलोसिटी 0। दूसरा तरीका ये होगा, हम स्लोप ना जाए सोचने, इसको हम कहेंगे मेथड नोट कर लिया, इसे नोट कर लो। मैं पेज चेंज करूं? Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा ये देखना, कार ए, कार बी, और ये एक्स टी ग्राफ है। इनमें क्या लगता है, किसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा और किसका नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा? Sir, car A is uniform. हाँ, since xt graph of car A is a straight line, hence slope constant, hence velocity A constant, hence motion of car A is uniform motion. अच्छा, ये तो कार ए का हो गया कहानी। कार बी के लिए क्या कहोगे आप? Sir, non-uniform motion. Since xt graph of car B is not a straight line, hence will vary, hence VB will vary, hence motion of car B is non-uniform. क्या ये चित्र देख के तुरंत हमारे समझ में आ सकता है? Yes, sir. प्रणय, आपके समझ में आ गया? सौर्या और जिया? Yes, sir. तो हम लोग थोड़ा सा ये सीख गए कि एक्स टी ग्राफ जो होता है, तो एक्स कहते ही याद आएगा पोजीशन के लिए मीटर, और टी कहते ही याद आएगा सेकेंड। तो स्लोप में होता है रेशियो मीटर बाय सेकेंड, तो वेलोसिटी तुरंत याद आ जाएगा। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। और इसे याद रखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप हमें आंखों से दिखता है वहां वेलोसिटी है। यदि स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे बोलो। Sir, constant. Sir, zero. जीरो, बेहतर आइडिया, जीरो। कांस्टेंट तो जीरो है। देखो वेलोसिटी ना कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? जीरो। अच्छा, इसमें एक बात गौर करो, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, कार ए, कार बी। इनमें दोनों में से कोई यूनिफॉर्म मोशन है? No, sir. अब बताओ, इनमें यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो इनमें बताओ किसकी स्पीड बढ़ती गई टाइम के साथ और किसकी स्पीड घटती गई टाइम के साथ? Sir, car B की बढ़ रही है. परफेक्ट, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप 1, उससे ज्यादा है स्लोप 3। तो कार बी मोशन
of car B is accelerated motion. अच्छा यहां देखना 3, 4, 5 स्लोप 3 से कम स्लोप है 4 पे और उससे भी कम स्लोप है 5 पे. स्पीड डिक्रीजिंग. Slope means speed decreasing. Hence, car A has retarded motion. नोट कर लो इसे. ओके सर. और आज के लिए यहीं तक रखते हैं. अब आपको ग्राफ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हो जाएगा. अगले टर्न पे भी याद दिलाइएगा, ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और फिर ग्राफ को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. ओके सर. अभी के लिए इतना ही.